वेलकम करता हूँ। तो चलिए फटाफट से दोस्तों सभी लाइव आ जाएंगे। उजाला ज़्यादा आ रहा है यार यहाँ से, तो उजाले की समस्या रहने वाली है यहाँ तो आज। लो ये लॉक खोलो ना सूर्य भाई। चलिए तो दोस्तों आज क्लास स्टार्ट करनी है हमें एसी और डीसी वाइंडिंग, और आज हम अपने कॉलेज से क्लास लेने वाले हैं। सो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं बिल्कुल विजिबिलिटी के हिसाब से। आइट साइड में भी खिड़कियाँ आ गई हैं, बट अभी क्लास का सेटअप लगा लिया है, तो आज की क्लास तो यहीं लेनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग पवन चंद्रमोहन जी, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास तो यहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड को हम लोग देख के पढ़ेंगे। चंद्रलेखा जी गुड मॉर्निंग। अब हमें सेंटर में ही लिख के पढ़ना पड़ेगा, जो भी है सारा को सेंटर में लिख के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। चलिए तो कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, लैप वाइंडिंग के बारे में कल तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नायडू जी गुड मॉर्निंग। चलिए आज तो काफ़ी सारे बच्चे एकदम टाइम पे पंक्चुअलिटी के हिसाब से आ गए हैं। चलो तो आज हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करना है वेव वाइंडिंग का, ठीक है। गुड मॉर्निंग, रीड एंड स्माइल। चलिए गुड मॉर्निंग अभिषेक कवठेकर। चलिए अभिषेक जी और एक दो स्टूडेंट और नए आए हैं अभी आज। अभिषेक जी आप कहाँ से कमेंट करके बताएं, और इसके अलावा चंद्रमोहन जी और अभिषेक शायद पहली बार आप जुड़े हैं, तो कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से हैं। चलिए दोस्तों, तो कल मैंने आपको लैप वाइंडिंग के बारे में पूरा समझा दिया। लैप वाइंडिंग के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग भी कहा जाता है। गुड मॉर्निंग लखन जी। लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग कहा जाता है, और ये एक दूसरे के ऊपर कॉइलें ओवरलैप रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहती है। डायग्राम बना ली था, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी। महाराष्ट्र से हैं अभिषेक जी आप। चलिए महाराष्ट्र से स्वागत है, बहुत बहुत सत्कार अभिनंदन। सर दिखाई कौन ही देवे, ये क्या कहते हैं, वंश गुड मॉर्निंग। ब्लर तो नहीं दिख रहा ना, आइट साइड में ये जो उजाला दिख रहा है ना, तो ये पीछे से प्रकाश आ रहा है, भगवान अपने को आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा चंद्रमोहन जी आप दौसा से हैं। अभी दौसा से कल परसों एक और स्टूडेंट आया था। चलिए सो ये देखिए, ये तो प्रकाश है, भगवान अपना आशीर्वाद दे रहे, तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब अगर मैं यहाँ से सेटअप उठा के दूसरे कमरे में लगाऊंगा तो वही टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। आज थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल अपन देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो आज बात करेंगे वेव वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग कौन सी वाइंडिंग पढ़ने वाले हैं, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या? अभी बताओ, ये जो वेव वाइंडिंग लिखा है ये आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा बोर्ड पे? वेव वाइंडिंग लिखा है ये बोर्ड पे दिख रहा है नहीं दिख रहा? वेव वाइंडिंग सब लोगों को दिख रहा है, कमेंट करके बता देना। चलिए ठीक है, वेरी गुड, सबको दिख रहा है, ठीक है। एज इतना ही लिखूंगा बोर्ड पे जितना कि आप लोगों को विजिबल हो, ज्यादा अपन लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए सो अब ये देखिए, ये हमारा वेव वाइंडिंग का डायग्राम है। अब वेव वाइंडिंग के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे और वो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। क्या होता है, सबसे पहले देखिए, वेव वाइंडिंग एक दूसरे पर ओवरलैप ना होकर लगातार आगे बढ़ती हुई रहती है। वेव वाइंडिंग एक दूसरे पर ओवरलैप ना रहकर लगातार आगे बढ़ती हुई रहती है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। क्या याद रखना है कि वेव वाइंडिंग लगातार आगे की ओर बढ़ती रहती है, ठीक है। वेव वाइंडिंग लगातार आगे की ओर बढ़ती रहती है। क्लियर है कि ये चीज? तो लिख लेते हैं कि कॉइल के संयोजन से जो कॉइल है और उसके जो पॉइंट है वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। कॉइल के सिरे
चलिए जो मोहन जी हैं और नए स्टूडेंट आए हैं वो बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ITI में पढ़ रहे हैं, कमेंट करके बताइए। चंद्रमोहन जी और अभिषेक जी आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ITI के हैं, कमेंट करके जरूर बताएं हमें। ठीक है, ITI का सेकेंडरी का यहाँ पे सिलेबस में कंप्लीट करा रहा हूँ। डेली लाइव क्लास 10 से 11 बजे होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ से रेलवे के DFCCIL या JEN के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराएंगे। डेली बोर्ड पे क्लास होती है तो डेली लाइव अटेंड करें आप लोग। अगर क्लास में भी प्रेजेंट हो तो कमेंट करके बता दें आप। चलिए, तो कॉइल के सिरे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखो वो वाइंडिंग जो लगातार आगे बढ़ती रहती है कौन सी होती है, देखो ऐसे करके ये लगातार आगे बढ़ती रही, सीरीज वाइंडिंग होती है। तो इसीलिए इसे सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई कि वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग भी कहा जाता है? ठीक है भाई, सबसे पहली चीज निरंतर आगे बढ़ता है, लेकिन लेप वाइंडिंग में एक दूसरे पर ओवरलैप रहता है। ये देखो यहां से वाइंडिंग स्टार्ट हुई, ये ऐसे ऐसे करके यहां तक आई और फिर यहां से आगे बढ़ी। तो क्या ये एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही है? नहीं हो रही। राधे राधे लोकेश जी, क्या ये एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही। हो रही है क्या कहीं से भी? नहीं हो रही ना। बस, तो एक दूसरे पे ओवरलैप ना होकर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, इसीलिए इसे सीरीज वाइंडिंग। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा ये पूछ सकता है, बताइए निम्न में से कौन सी वाइंडिंग सीरीज होती है? कौन सी होती है भाई सीरीज वाइंडिंग? तो सीरीज वाइंडिंग वेव वाइंडिंग होती है। पैरेलल पूछेगा तो लेव वाइंडिंग पे आप टिक कर देंगे, क्योंकि इसमें सभी वाइंडिंग सीरीज में लगी। देखो ये लगातार आगे बढ़ती है, तार एक ही है लेकिन उसी तार को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसे सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। और कॉइल को वेव की भांति स्लॉट में लगाया जाता है। अब देखो आपने लहर देखी है किस तरीके की होती है? इस तरीके की। तो इसे कॉइल को स्लॉट में वेव की तरह लगाया जाता है, इसीलिए इसे वेव वाइंडिंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग रेणुका जी, इसीलिए इसे वेव वाइंडिंग भी कहा जाता है। अब बात करें, वेव वाइंडिंग भी दो तरह की हो गई, सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग का डायग्राम है। तो इसमें कॉइल 1 की अंतिम लीड, ये देखो कॉइल 1 की अंतिम लीड ये कॉइल 2 की प्रथम लीड से जुड़ी रहती है। एक पोल पिच की दूरी पर स्थापित दूसरी कॉइल की प्रारंभिक लीड से जुड़ी रहती है। तो इन दोनों के बीच एक पोल पिच की दूरी रहती है। इन दोनों के बीच आप ध्यान रखेंगे, वेव वाइंडिंग में दो वाइंडिंग के बीच या दो कॉइल के बीच एक पोल पिच के बराबर की दूरी रहती है। और इस वाइंडिंग में कॉइल के दोनों छोरों के मध्य कई सेगमेंट का अंतर रहता है। तो ये चीज लिख लेंगे, इस वाइंडिंग में कॉइल के मध्य कई सेगमेंट का अंतर रहता है। यानी कि जो दो कॉइल हैं उन कॉइलों के बीच में बहुत सारे डिग्री का सेगमेंट्स का अंतर रहेगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप सभी लोगों को। क्लास में सभी लोग चले गए क्या भाई? पवन, वंश, लोकेश, लखन, रेणुका जी, चलिए। तो ये चीज समझ में आई कि वेव वाइंडिंग में सिंप्लेक्स वाइंडिंग का डायग्राम ये रहा। एक स्लॉट में एक वाइंडिंग, तंजील गुड मॉर्निंग, प्लस ये लगातार आगे बढ़ती हुई रहती है। दूसरी बात, दो कॉइल के बीच में जो दूरी होती है वो एक पोल पिच के बराबर रहती है। और 4 पोल की मशीन में ये अंतर कम्यूटेटर पर लगभग 180 डिग्री होता है। तो लिख लेते हैं, 4 पोल में यह अंतर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इतने काम की बात है नहीं अपने, वैसे बस इतना ध्यान रखेंगे। अच्छा सर बोर्ड चमक रहा है, हाँ बिल्कुल, आज देखो भगवान अपने को चला दे रहे हैं, बोर्ड चमक रहा है, लेकिन मैं सेंटर में लिखूंगा ताकि आपको इधर उधर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं सेंटर में लिखूंगा। आज थोड़ा सा वही, आज कॉलेज में आ गए तो सबसे मेन इशू क्या था कि यहाँ पे कॉलेज में नेटवर्क अच्छे से नहीं आते, मुझे अलग अलग रूम में, आज देखो 2nd फ्लोर वाले रूम में आया हूँ पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे आके ये प्रॉब्लम हो गई, अगर मैं सेटअप उठा के पूरा वर्कशॉप में लेके जाता तो फिर वही सेम सिचुएशन हो जाती, टाइम लग जाता। इसलिए मैंने बोला जो है जैसा चलने दो, मैं आपको सेंटर में लेके पढ़ाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। सिंप्लेक्स के बाद आता है मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग, सिंप्लेक्स के बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग के बारे में। तो वही मल्टीप्लेक्स में क्या हो जाएगा, यदि किसी आर्मेचर में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाइंडिंग हो, किसी भी आर्मेचर में 2 या 2 से ज्यादा अधिक स्वतंत्र वाइंडिंग होगी तो उसे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कहेंगे।
अब देखिए जब दो सिंपलेक्स वाइंडिंग पैरेलल में होंगी, दो सिंपलेक्स वाइंडिंग पैरेलल में होगी तो डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स। अब ये कैसे चलेगा आगे देखिए, अब मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है, अभी आगे कैसे बढ़ेंगे, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स, ये हमने पढ़ लिया था लेफ्ट वाइंडिंग में। लेकिन अब ये जो डायग्राम डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स का बनेगा कैसे, तो देखो दो सिंपलेक्स वाइंडिंग का पैरेलल कनेक्शन हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। देखो तो ये पहले तो इस स्लॉट में था, अब ये यहाँ आएगा, ये चीज समझ आई आप लोगों को, क्या ये चीज समझ आई? ये क्या है, डुप्लेक्स वाइंडिंग, समझे? बस एक ही स्लॉट में दो वाइंडिंग लगानी पड़ेगी आपको, एक पर स्लॉट वाइज दो वाइंडिंग हमें लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डुप्लेक्स। अब अगर तीन वाइंडिंग आ जाएगी तो ट्रिप्लेक्स, चार वाइंडिंग आ जाएगी तो क्वाड्रुप्लेक्स हो जाएगा। ट्रिप्लेक्स बनाना चाहो तो बना लो, ये अगले सेगमेंट से निकलेगी। ठीक है, ये हो गई क्वाड्रू ट्रिप्लेक्स। तो इस तरीके से आगे मेरी वाइंडिंग बढ़ती जाएगी। लेकिन अब आप देखो एक चीज हमें क्या समझनी है कि वेव वाइंडिंग में आर्मेचर पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होगी। अच्छा, लैप में कितनी थी, जितने पोल उतने पैरेलल पाथ। गुड मॉर्निंग शिवानी पथेरी जी, गुड मॉर्निंग शिवानी जी, कैसे हैं आप और कहां से हैं वो भी कमेंट करके बताइए। तो लैप वाइंडिंग में ए का मान पी के बराबर था, लेकिन ध्यान रखो वेव वाइंडिंग में हमेशा कितना होता है, दो। वेव वाइंडिंग में आर्मेचर पैरेलल पाथ, गुड मॉर्निंग अंकित, वेव वाइंडिंग में आर्मेचर पैरेलल पाथ की संख्या दो रखी जाती है। ठीक है भाई, वेव वाइंडिंग में आर्मेचर पैरेलल पाथ की संख्या दो। अब अगर संख्या दो है तो यहां देखिए, लेकिन डुप्लेक्स में कितनी हो जाएगी भाई, डुप्लेक्स में कितनी हो जाएगी, दो इंटू दो, तीन इंटू दो और चार इंटू दो हो जाएगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, मैं भांडा यूपी से हूं। मोहम्मद इसरफिल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अच्छा, पहले तो जो भी लोग हो, पहले तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। बंडा यूपी से हैं और पायल जी गुड मॉर्निंग। चलिए, शिवानी जी ने कमेंट नहीं करा। तो दोस्तों जो भी आज नए बच्चे 3 से 4 जुड़े, जो अभी मॉर्निंग में जुड़े थे, क्या वो बच्चे भी क्लास में हैं? अभिषेक और एक और स्टूडेंट जुड़ा था। ठीक है, यहाँ पे आईटी इलेक्ट्रीशियन की कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। इसके अलावा आप अगर किसी भी एग्जाम की, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, लोको पायलट की, टेक्नीशियन की, रेल DFCCL की, SSC JN की कर रहे हैं, RVNL JN की कर रहे हैं, या फिर ठीक है UP JN की कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग नीलम जी। तो सभी तरह के एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ऑल ओवर सभी क्लास में आपकी ये सभी एग्जाम में ये क्लास हेल्प करेगी। डेली 10 से 11 हमारी लाइव क्लास होती है। इसराइल जी, आप क्या पहले हमारी क्लास ले चुके हैं क्या? पहले क्लास ले चुके तो कमेंट करके बताओ। तो ये क्लास सभी जगह आपका बराबर काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए, तो वेव वाइंडिंग में ये चीज़ें क्लियर है। अब हम वेव वाइंडिंग के बारे में आगे बढ़ते हैं। सर मैं IT इलेक्ट्रीशियन का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप IT इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं। चलिए, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी सारे चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, 1 मंथ से ज़्यादा में क्लास लेते लेते हो गया है। तो आप डेली क्लास अटेंड करो अभी तो, और जो प्रीवियस क्लास हो चुकी है आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। प्रीवियस जो क्लास हमारी हो चुकी है उन्हें भी आप जरूर अटेंड करें। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, गुण की विशेषताएं, कि वेव वाइंडिंग की विशेषताएं क्या हैं। वेव वाइंडिंग के अंदर क्या विशेषता है, जैसे कल विशेषताएं पढ़ी थी हमने लैप वाइंडिंग के बारे में, सेम टू सेम हमें वेव वाइंडिंग की विशेषताएं पढ़ने। तो देखते हैं वेव वाइंडिंग की सबसे पहली विशेषता क्या है। इसे सीरीज वाइंडिंग भी कहा जाता है। तो यह एक प्रकार की सीरीज वाइंडिंग है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, तो यह एक प्रकार की सीरीज वाइंडिंग है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है,
प्लस इसमें एक वाइंडिंग स्थापित करेंगे, उसके बाद ही दूसरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। सबसे पहले पहली वाइंडिंग स्थापित करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ती हुई हमारी दूसरी वाइंडिंग लगातार चलती रहती है। खास बात देखो, कल मैंने लैप वाइंडिंग में आपको क्या समझाया था कि लैप वाइंडिंग हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए काम करती है। लैप वाइंडिंग हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए काम करती है। गुड मॉर्निंग अब्दुल समीर। तो लेकिन बात करें अगर वेव वाइंडिंग की, तो ये हाई वोल्टेज पे काम करती है। लेकिन अगर बात करें किस चीज की, वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज और लो करंट पे। अब बताओ हाई वोल्टेज कैसे होगा। यहां देखो हम लोग वाइंडिंग किस प्रकार से करते हैं, सीरीज प्रकार से करते हैं। अब सीरीज प्रकार से कर रहे हैं, अच्छा डायग्राम वहां नहीं दिख रहा, मैं यहां बता देता हूं। अब देखो सीरीज में क्या होगा, करंट जो मैंने यहां से मान लो 5 एम्पीयर दी, तो यहां भी तो 5 एम्पीयर ही मिलेगी, तो करंट का मान तो वही है लो। लेकिन यहां देखो, यहां वोल्टेज का मान होगा V1, यहां वोल्टेज का मान होगा V2 और यहां होगा V3। अलग अलग जगह पे अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी वोल्टेज मुझे अलग अलग मिले, तो इसीलिए यहां पे वोल्टेज का मान ज्यादा जबकि करंट का मान कम होता है, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग है। तो हाई वोल्टेज तथा लो करंट पे मुझे प्राप्त होती है। ठीक है, क्या यही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लैप वाइंडिंग हाई करंट लो वोल्टेज के लिए तथा वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। समझ लो, याद कर लो, रट लो। मैं कह रहा हूं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम से लेके ITI के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना प्रीवियस ईयर के, तो अब आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है समीर भाई, क्लियर है आपको? चलिए पानी पी लेते हैं एक बार। कमेंट कर दिया करो फटाफट से, जो जो प्रेजेंट है। पायल जी, पंकज आया नहीं अभी तक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब एक और चीज मैंने क्या बताई थी कि यहाँ पोल्स की संख्या तथा पैरेलल पाथ की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई पोल की संख्या कितनी भी हो, क्या यहाँ पैरेलल पाथ पर निर्भर करेगी? नहीं। कितने भी बोलो, इट डजंट मैटर। यहाँ पे ए का मान हमेशा 2 रहने वाला है, और अगर प्लेक्स है तो मल्टीप्लाई बाय प्लेक्स। तो मैं ये कहूंगा ए का मान 2 इंटू प्लेक्स। अगर सिंप्लेक्स होगा तो 1, डुप्लेक्स होगा तो 2, ट्रिप्लेक्स होगा तो 3। सर आज किस जगह पढ़ा रहे हो? आज अपन अपने हॉल में पढ़ा रहे हैं, ऊपर जो हमारा हॉल है क्लास का, जो हमारा हॉल है वहां पे पढ़ा रहे हैं। गुड मॉर्निंग साहिल। चलिए तो अब देखते हैं, कुछ शर्तें भी दे रखी हैं। तो वो शर्तें क्या पढ़नी है जो कल हमने लैप वाइंडिंग में पढ़ी थी कि फ्रंट पिच बैक पिच के लगभग बराबर होना चाहिए। तो मैंने ये बताया था ना आपको, फ्रंट पिच YF, बैक पिच YB, ये किसके बराबर होना चाहिए? हमारा एवरेज पिच के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पोल पिच के बराबर होना चाहिए। मैं अजमेर से हूं, मैं अजमेर राजस्थान से हूं। किसके? पोल पिच के बराबर होने चाहिए। बैक पिच और फ्रंट पिच पोल पिच के बराबर होना चाहिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो सेम टू सेम लैप वाइंडिंग की तरह, ये वाली प्रॉपर्टी सेम टू सेम लैप वाइंडिंग की तरह है। ठीक है, क्लियर है? अब फ्रंट पिच और बैक पिच का मान, चलिए धन्यवाद, फ्रंट पिच और बैक पिच का मान किसके बराबर होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, फ्रंट पिच तथा बैक पिच का मान, फ्रंट पिच और बैक पिच क्या होना चाहिए? एक विषम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विषम संख्या। और विषम संख्या क्या होती है? ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। ठीक है, इस तरीके के नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। तो बैक पिच और फ्रंट पिच का मान हमेशा ऑड नंबर होगा। अभी देखो एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, आज की क्लास में मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग वाइंडिंग करने वाले हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं आइडिया आपको देने वाला हूँ कि वाइंडिंग किस तरीके से करोगे। ठीक है, डायग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम जो वाइंडिंग कहते हैं, वो मैं आपको आज की वीडियो में कराने वाला हूँ। तो कोई भी क्लास छोड़ के जाएगा नहीं और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, डेली रहती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो डेली है, कोई भी दिन अपना ऐसा नहीं पढ़ाते हैं। अब बात करें बैक पिच और फ्रंट पिच का मान, या तो समान हो सकता है, या तो बैक पिच और फ्रंट पिच का मान समान होगा, या फिर उसके बीच में ज्यादातर 2 का अंतर रहता है। तो देखें, बैक पिच माइनस फ्रंट पिच का मान क्या आएगा? 2। बैक पिच और फ्रंट पिच का मान, हाँ भाई समीर ने बता दिया कि भाई सर अजमेर शरीफ से हैं। ठीक है, चलिए आना भैया कभी इजराइल जी दरगाह के दर्शन करने आना। ठीक है, तो YB माइनस YF बराबर हो गया 2 होगा। अब 2 भी नहीं होगा, 2 इंटू प्लेक्स, जितने प्लेक्स होंगे उतना ही अंतर होगा बैक पिच और फ्रंट पिच के मान के अंदर। कम्यूटेटर पर पिच का मान हमेशा एवरेज पिच के बराबर होता है।
तो कम्यूटेटर पिच का मान हमेशा एवरेज पिच के बराबर। ये सारे पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे कि बताइए वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान किसके बराबर होगा, तो एवरेज पिच के बराबर होगा। अब एवरेज पिच क्या है, बैक पिच और फ्रंट पिच दे रखा है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज पिच का मान आ गया। क्लियर है ये चीज। यहां पे 2 कार्बन ब्रश पर्याप्त होते हैं। तो ब्रश की बात करें, 2 कार्बन ब्रश पर्याप्त होते हैं। तो यहां सिर्फ 2 कार्बन ब्रश की आवश्यकता पर्याप्त है, लेकिन आप चाहो तो पोल की संख्या के बराबर ब्रश लगा सकते हैं। भाई जितने पोल इस्तेमाल कर रहे हो उतने ब्रश लगा सकते हो, लेकिन 2 ब्रश लगाने के बाद इनफ है, ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका वेव वाइंडिंग के बारे में भी। ठीक है, तो लैब वाइंडिंग पढ़ा दिया, वेव वाइंडिंग पढ़ाएगा। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ जो अभी तक मैंने वेव वाइंडिंग में पढ़ाया, किस किस को क्लियर है एक बार कमेंट करके बता दो। वेव वाइंडिंग में मैंने क्या क्या पढ़ाया और आप सबको क्लियर है कि नहीं, फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलिए वेरी गुड। अच्छा पंकज आ गया क्या? हाँ भाई चलो, हमारे पबजी प्लेयर भी आ चुके हैं। हाँ भाई पंकज कहाँ है? चलिए सो अब सर अजमेर शरीफ के करीब तो मैं हूँ। अरे भाई अजमेर शरीफ के करीब रहते हो, लेकिन पूरा ही अजमेर है। अजमेर को दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दरगाह अजमेर में है तो उसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो तुम पास रहते हो, मगर हम भी ज़्यादा दूर नहीं भाई, हम भी आ सकते हैं कभी भी। पवन टाँक जियारत कराने ले जाएगा कभी भी दरगाह में। भैया ये पंकज जो है अभी लॉकडाउन में इतना तगड़ा पबजी प्लेयर बन चुका है, ऑल ओवर इन एशिया में नंबर 20 पे चल रहे हैं अभी। टॉप 20 में पवन, पंकज और उनका भाई पवन दोनों अपनी जगह बना चुके हैं। हमारे बीच में बहुत महान हस्ती आते हैं भैया। इंडिया पूरे एशिया लेवल पे नाम बनाना इतना बड़ा बहुत बड़ी बात है। तगड़ा एकदम प्लेयर है, अच्छे अच्छे प्लेयरों को धूल चटा चुके हैं हमारे पंकज भाई। गेम खेलना सीखना पड़ेगा पंकज से। चलो अब हम देखेंगे, सर जली को आ कहते हैं, भुजी को रा कहते हैं, और जो स्टूडेंट के डाउट क्लियर कर रहे हैं उसे अभिषेक जिनसा कहते हैं। विमल गुड मॉर्निंग। हाँ तंजिल देख ले भाई, ये पंकज काफ़ी तगड़ा प्लेयर हो रहा है। अरे टॉप 20 के अंदर, टॉप 40 और टॉप 20 के अंदर चलता रहता है हमेशा पूरे एशिया में। देख ले, ये तो अपना नाम रोशन करेगा, ये तो नाम ऊंचा करेगा भैया। पंकज हमारा नाम लीजिए, बोले भैया अभिषेक सर का स्टूडेंट हूँ है ना, अभी कोई अवार्ड मिले तो नाम बता देना। बोले मेरे को पबजी खेलना अभिषेक सर ने सिखाया है। चलिए अब देखेंगे वेव और लेव वाइंडिंग हो गया। अब इसके बीच में दोनों का अंतर करेंगे। अरे भाई बेइज्जती नहीं करा, पागल है क्या? तारीफ करूँ सही, अच्छी चीज़ है। देखो अगर कोई चीज़ शिद्दत से खेलो फिर तो, और अगर आप इतना अच्छा मायने रखता है। देखो अगर गेमर हो, एक्चुअल गेमर है कि भाई इतने लंबे, अगर पूरे ऑल ओवर एशिया में, नहीं मैं तो नहीं खेलता पबजी, मैं सिखाता हूँ बस, तो इतने ऑल ओवर लेवल एशिया में अगर टॉप 20 टॉप 40 मारे तो बहुत अच्छी बात है। अपना भाई ये छोटा भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ तो करनी पड़ेगी ना पंकज। चलो लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में अब हमें देखना है। अब यहाँ सब लोग ध्यान से सुनो, अब बातें बंद कर दो और सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, एक एक बंदा सभी यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। अब जो अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक हमने जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है कि लैप और वेव वाइंडिंग में जो जो चीज़ पढ़ी वो देखना है। तो सबसे पहली चीज़ बताओ, लैप वाइंडिंग क्या होती है? कॉइल एक दूसरे पर चढ़ी रहती है। तो देखो छोटा छोटा लिखा रहा हूँ, कॉइल ओवरलैप होती है। ठीक है, लैप वाइंडिंग में कॉइल ओवरलैप होती थी, जबकि वेव वाइंडिंग की बात करूँ तो निरंतर आगे बढ़ती हुई, निरंतर आगे बढ़ती हुई। ठीक है, छोटा छोटा लेकर आऊं, समझने की कोशिश करो बस। ये हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग भी कहा जाता है। लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग भी कहा जाता है, तो लिख लो ये पैरेलल वाइंडिंग है, और वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है भाई, छोटे छोटे पॉइंट हमें नहीं छोड़ने हैं, और यही देखो रिवीजन हो रहा है लगातार। बैक प्लीज सिम, क्या लिखा है? विष्णु जी नमस्कार, स्वागत है आपका। विष्णु जी क्या कह रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है,
तो ये देखो कि पैरेलल वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग कहा जाता है। फिर बात करें पैरेलल पाथ की संख्या, अगर मैं बात करूं लैप वाइंडिंग में तो ए बराबर होता है पी, ए बराबर पी नहीं होता, पी इंटू प्लेक्स। भाई सिंप्लेक्स होगा तो 2 1, डुप्लेक्स होगा तो 2, लेकिन यहां बात करें तो ए इंटू 2 इंटू प्लेक्स, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होकर और जितने प्लेक्स है उससे मल्टीप्लाई कर लो तो ए का मान आ जाएगा। अरे भाई कहना क्या चाहते हो, बैक प्लीज सर, भाई बैक प्लीज क्या, अच्छा दोबारा पढ़ाऊं ऐसा कह रहे हो क्या? भाई विष्णु जी दोबारा पढ़ाऊं ये कहना चाह रहे हो तो रिपीट लिखा जाता है, ठीक है, मेरे चीज समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। तो देखो अगर आपको ए का मान निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको सिर्फ एग्जाम में ये देगा कि लैप वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, क्या है और पोल की संख्या बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। आप बात करते हैं कम्यूटेटर पिच यानी कि वाई सी की, ठीक है, कम्यूटेटर पिच वाई सी का मान कैसे निकालेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा विष्णु जी आप क्या कहना चाह रहे हो। तो वाई सी का मान क्या होगा, प्लस माइनस 1 इंटू प्लेक्स। भाई प्लस माइनस 1 और प्लेक्स करते जाएंगे तो आपका कम्यूटेटर पिच का मान निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, लेकिन अगर हम बात करेंगे किस चीज की, वेव वाइंडिंग में, तो वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान मैंने क्या बताया, अभी अभी पढ़ा हमने, कम्यूटेटर पिच का मान एवरेज पिच के बराबर होता है। लेकिन इस एवरेज पिच का भी क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है जेड प्लस माइनस 2 इंटू प्लेक्स, जेड प्लस माइनस 2 इंटू प्लेक्स अपॉन पी बटे पी हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। यह वाइंडिंग किसी भी आर्मेचर में स्थापित की जा सकती है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, लैप वाइंडिंग के अंदर, लैप वाइंडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चीज, करंट का मान ज्यादा तथा वोल्टेज का मान कम, लेकिन यहां पे वोल्टेज का मान ज्यादा तथा करंट का मान कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो स्टार लगा लेना, ठीक है, स्टार लगा लेना यहाँ पे, तो कि लैप में वोल्टेज का मान कम तथा करंट का मान ज्यादा, जबकि लैप वेव वाइंडिंग की बात करूं तो करंट तो कम हो जाएगा लेकिन वोल्टेज का मान ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको तो टिक मार्क कर लो, 100% एग्जाम में आने वाला ही है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का मान कम है तो ईएमएफ कम उत्पन्न होगा, कम ईएमएफ उत्पन्न होता है और यहाँ पे अधिक ईएमएफ, यहाँ पे अधिक ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये चीज क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट हो गए लैप और वेव वाइंडिंग के बीच में, मैंने आपको अंतर समझा दिया। एक बार ये सारे पॉइंट देख लो और किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी के अभी कमेंट करके पूछ सकता है। अभी बता दो सर मैं अभी जुड़ा हूं, क्या ये सेकेंड ईयर की? बिल्कुल विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन आईटीआई की लाइव क्लासेस डेली 10 से 11 बजे कराई जाती है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, काफी सारे हमारे लगभग 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप वो देख सकते हैं। डेली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में, वरना आप वीडियो को स्वाइप अप करके देख सकते हैं, नीचे से ऊपर करके देख सकते हैं, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी चैनल पे, ठीक है, समझ गया विष्णु जी? हाँ, डेली 10 से 11 आप लाइव, अभी 11 बजे तक क्लास है तो आप बने रहिए क्लास में, पढ़ के देखिए कैसा लगता है आपको। और ये चीज सबको समझ आ गई ना? कमेंट करके बताओ। शेर सिंह जी आज काफी लेट हो गया और क्लास को अभी तक जिसने लाइक नहीं करा फटाफट से लाइक ठोक देगा। क्लास को जिसने भी लाइक नहीं करा फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है? ये हो गया समझ में, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। फिर तीसरा पॉइंट फिर से बताऊं, तंजिल का थर्ड पॉइंट, भाई पैरेलल पाथ का मान। अच्छा ये बता तंजिल, अपने को याद हो कि लैप वाइंडिंग में पैरेलल का मान क्या होता है? लैप वाइंडिंग में आर्मेचर पैरेलल पाथ की संख्या ए बराबर पी और वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 होता था। लेकिन जो प्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स, ये सब पढ़ा है ना अपन ने। तो भाई सिंप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1, डुप्लेक्स होगा तो 2, ट्रिप्लेक्स होगा तो 3 से मल्टीप्लाई और क्वाड्रुप्लेक्स होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज यहाँ पे ए का मान 2 और 2 से गुणा करेंगे, किसको? सिंप्लेक्स को। ये ना प्लेक्स, सिंप्लेक्स को करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा, डुप्लेक्स करेंगे तो 2, ट्रिप्लेक्स करेंगे तो 3 और क्वाड्रुप्लेक्स करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे करके अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखो, सिर्फ पी नहीं आता, मानो सिंप्लेक्स दिया है, कुछ भी नहीं दे रहेगा तो सिंप्लेक्स है तो ए का मान पी के बराबर हो गया। मानो पोल है 4 तो पैरेलल पाथ 4 हो गए। लेकिन अगर यदि डुप्लेक्स दे रखा है तब अगर पोल 4 है तो पैरेलल पाथ का मान तो 8 हो जाएगा। पोल 4 है लेकिन पैरेलल पाथ का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 × 2 8, ठीक है। सर आपने आज कितने दिन में क्लास ली है? भाई डेली क्लास ले रहा हूं मैं तो, क्या बात कर रहे हो? शेर सिंह जी, शेर सिंह जी का मैसेज आया ना ये? शेर सिंह जी डेली क्लास हो रही है, इवन संडे को भी क्लास होती है हमारी। तो इवन हम लोग तो संडे को भी क्लास लेते हैं भाई, छुट्टी करने का काम ही नहीं है। जब तक कोई अर्जेंट काम ना हो, जब तक मेरी तबीयत खराब ना हो या ऐसा काम ना हो कि मैं क्लास 10 बजे अपने कमरे में नहीं हूँ तभी, ठीक है? ओके, वेरी गुड। क्लास को छुट्टी करने का तो कोई सीन बनता ही नहीं है भाई। आप लोगों ने फीस पूरी दी है तो पढ़ाना तो पड़ेगा।
है ना। किस किसने फीस जमा करा दी है बता दो, है 4 पॉइंट फिर से, अरे रेणुका जी 4 पॉइंट, अच्छा 4 पॉइंट है क्या। कम्यूटेटर पिच का मान, कम्यूटेटर पिच का मान दोबारा से लिख देता हूं, देखिए कम्यूटेटर पिच का मान क्या था, वाई सी का मान हमेशा क्या होता है 1 ठीक है। नॉर्मली क्या है 1 होता है, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्लेक्स कर देंगे तो 1 प्लस माइनस इंटू प्लेक्स, ठीक है। तो इसे ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस एक इंटू प्लेक्स, भाई सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स जितना भी है मल्टीप्लाई कर दो। अगर सिंप्लेक्स होगा तो 1 से, डुप्लेक्स होगा तो 2 से, और क्वाड्रुप्लेक्स होगा तो 4 से, ट्रिप्लेक्स होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम फॉर्मूला यहाँ था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लगे, रोज क्लास चल रही है बहुत अच्छी। सर आप कटिंग कराने गए थे, हाँ कटिंग तो भाई पिछले हफ्ते गए कटिंग तो पिछले हफ्ते कराने गया था, जब मैंने मंडे की छुट्टी करी थी। संडे को तो उस दिन भी क्लास हुई थी, मंडे को छुट्टी कराई थी। अभी कटिंग हो गया ना भाई, स्मार्ट बन के आ गए ना आप लोगों के सामने यार। अच्छा कटिंग करा के अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, हैं चले। सर फीस कितनी होती है आपकी, अरे फीस तो ये होती है हमारी कि आप डेली आओ 10 से 11 बजे डेली आओ, और अगर ना आ सको तो क्लास देखो, और आते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, ये है फीस। फिर जब क्लास हो जाए, आपको अगर पढ़ने के बाद अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके ITI के दोस्त हैं या जो पढ़ाई कर चुके, जो भी दोस्त हो, जो पढ़ना चाहते हो, पढ़ने में इंटरेस्ट हो, उनके साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे, वही मेरी फीस है, ठीक है। तो विष्णु जी समझ आ गया कि मैं फीस क्या लेता हूँ, समझ आ गई ना क्या फीस ले। तो आप फीस पे कर दोगे, आज जैसे आज आए हो तो आप फीस पे कर दोगे। आज की फीस पे कर दी क्या आपने, आज की फीस पेमेंट कर दी तो बताओ, डेली की फीस पेमेंट करनी है, ठीक है, डेली की फीस पेमेंट करनी है। चलो साहिल कहाँ गया क्लास में से, साहिल नहीं दिख रहा। चलो अब फटाफट से कर लेते क्योंकि आज मुझे वाइंडिंग भी करानी है, ठीक है, आज मुझे वाइंडिंग भी करानी है। अब देखेंगे कुछ तरह की वाइंडिंग, जैसे कि मल्टी लेयर वाइंडिंग। अब मल्टी लेयर वाइंडिंग क्या होती है कि एक ही स्लॉट में अगर एक से ज्यादा वाइंडिंग की जाए, एक ही स्लॉट में अगर एक से ज्यादा वाइंडिंग की जाए तो दैट इज कॉल्ड मल्टी लेयर वाइंडिंग। अब मल्टी लेयर वाइंडिंग के बाद आता है हमारा प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। टाइप ऑफ वाइंडिंग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि बढ़ती हुई वाइंडिंग, बढ़ती हुई वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग को हम लोग बढ़ती हुई वाइंडिंग भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बनाते हैं, यहाँ दिख तो रहा है ना, यहाँ जब मैं बना रहा हूँ वहां दिख तो रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो ये हो गया प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, लगातार आगे बढ़ती हुई। दिख रहा है ना सबको, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या होती है, लगातार आगे बढ़ती हुई वाइंडिंग को प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहा जाता है। तो जब वाइंडिंग लीड को कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ इस प्रकार कनेक्ट किया जाए कि वह एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, तो लिख लेते हैं वाइंडिंग को इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि वो ओवरलैप ना करे। तो हम लोगों को वाइंडिंग किस तरह से करनी है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग आपके एग्जाम में आएगा, बताओ डायग्राम देख के बताना है सबसे पहले तो कि ये किसका डायग्राम है, तो प्रोग्रेसिव का। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग इस प्रकार आगे बढ़ती है कि जो उसके संयोजन सिरे हैं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं और आगे की दिशा में बढ़ते रहते हैं, ओवरलैप ना करें तथा आगे बढ़ते रहें। तो ओवरलैप ना करने के साथ साथ लगातार आगे बढ़ने वाले कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहते हैं। जो याद रखने वाली चीज क्या है, कम्यूटेटर पिच का मान +1 रखा जाता है, कम्यूटेटर पिच का मान +1। यही एग्जाम पूछेगा, बताइए प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है, तो कितना होता है +1। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच का मान +1 रखा जाता है। क्लियर है क्या सब लोगों को, क्लियर है तो बताइए।
ठीक है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का डायग्राम क्लियर है? ठीक है, चलो डायग्राम हटा देते हैं सबसे पहले तो। चलो अब प्रोग्रेसिव के बाद अगला डायग्राम बनाते हैं हम लोग रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग का। ठीक है, प्रोग्रेसिव के बाद हम लोग अगला डायग्राम बनाएंगे रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग का। ठीक है, समझ में आ गया? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग सब लोगों के क्लियर था ना भाई? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग सब लोगों के क्लियर था ना? चलिए बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो ये देखो डायग्राम हमारे सामने हाजिर है। अगला क्या है ये? रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्या कह रहा है सर? धुंधला दिखाई दे रहा है। पिक्सल इंक्रीज करो, पिक्सल इंक्रीज करो। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के बाद अगला है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। हिंदी इंग्लिश में किसी को समस्या तो बता देना भाई, बाद में बोलना मत कि सर आप हिंदी में ही इंग्लिश में पढ़ाते हो। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, जब वाइंडिंग लीड को कम्यूटेटर सेगमेंट पर इस प्रकार कनेक्ट करें कि ये निरंतर आगे बढ़ते रहने के साथ साथ एक दूसरे पर ओवरलैप रहती हैं। तो देखो ये वाइंडिंग एक दूसरे पर रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। सर धुंधला दिखाई दे रहा है, ध्यान साफ नहीं दिखाई दे रहा। क्या कह रहा हो? डायग्राम अच्छा और भी कोई है जैसे डायग्राम? विष्णु जी आप अपने वीडियो में पिक्सल 480 या 720 कर लो, मिनिमम 480 या 720 पिक्सल भाई हमारी क्लास देखी जा सकती है। ठीक है, ओवरलैप करती है तथा निरंतर आगे बढ़ने की विपरीत दिशा में कार्य करती है। निरंतर आगे बढ़ने की विपरीत दिशा में आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने की विपरीत दिशा में बढ़ती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ने की लगातार विपरीत दिशा में इसे बढ़ाया जाता है, तो इसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अब इसके अंदर दो कॉइल हो गई, तो ये देखो ये हो गई कॉइल नंबर 1 और ये हो गई कॉइल नंबर 2। कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2 हो गई। तो क्लियर है क्या आप लोगों को रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग? रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कोई खास बात ध्यान देंगे, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अब आएगी क्या? कम्यूटेटर पिच का मान -1 रखा जाता है। कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा जाता है दोस्तों? -1 रखा जाता है। क्या क्लियर है? कम्यूटेटर पिच का मान -1 रखा जाता है। क्लियर है ना सभी लोगों का? वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के बाद आएगा सिमेट्रिकल वाइंडिंग और नॉन सिमेट्रिकल वाइंडिंग, फिर हम सीधे अपना वाइंडिंग पाएंगे। अगला देखते हैं रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग हो गया। प्रोग्रेसिव क्या है? निरंतर आगे बढ़ता रहता है तथा ओवरलैप करता है, ओवरलैप नहीं करता है। कम्यूटेटर पिच का मान -1 +1, कम्यूटेटर पिच का मान +1 किसमें? प्रोग्रेसिव में। रेट्रोग्रेसिव में निरंतर विपरीत दिशा में आगे बढ़ता रहता है तथा कम्यूटेटर पिच का मान क्या रखा जाता है? -1। रेट्रोग्रेसिव में -1 और एक दूसरे पर ओवरलैप भी करता है, एक दूसरे पर ओवरलैप करने का कार्य भी करता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सिमेट्रिकल वाइंडिंग। इसके बाद आएगा अगला सिमेट्रिकल वाइंडिंग। सिमेट्रिकल वाइंडिंग, चलिए तो सिमेट्रिकल वाइंडिंग कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस इसमें वाइंडिंग के बीचों बीच में ब्रश स्थापित किए जाते हैं, जो पोल्स हैं उनके बीचों बीच स्थापित किए जाते हैं। चलिए पहले तो मैं डायग्राम बना लेता हूं, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद अपने को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी चीजें। चलिए क्लियर है? अब ये देखिए इस तरह से ही कम्यूटेटर स्लॉट बना लिए। अब यहां बीचों बीच से लाइन आएगी हमारी, रंग बिरंगी चौक से पढ़ने में ना कितना अच्छा लगता है। तो ये तो हो गई आपकी कॉइल साइड,
ये हो गई आपकी कॉइल साइड। अब आगे बनाएंगे हम लोग पोल्स। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है, ये हो गया आपका साउथ और नॉर्थ हो गया। अच्छा डायग्राम क्लियर है? अभी डायग्राम एक्सप्लेन नहीं करा है, लेकिन जो बनाया है वो चीज़ आपकी समझ आ गई होगी। जो चीज़ अभी तक मैंने बनाई है वो चीज़ तो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखें ये वाइंडिंग जिसमें कार्बन ब्रश, ये देखिए ये जो है कार्बन ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट में लग रहते हैं। कार्बन ब्रश को पोल की मध्य रेखा, अब ये देखो पोल है साउथ, भाई जो एक पोल है, मानो अगर बीच में साउथ होता है अगल बगल में नॉर्थ होते, हमेशा एक पोल के अपोजिट आइट साइड में अपोजिट पोल होंगे। तो नॉर्थ पोल है तो पोल के मध्य रेखा पर ब्रश को स्थापित किया जाता है। अब देखो ये जो पोल है इसके सेंटर रेखा पर यहां पर ब्रश स्थापित किया जाएगा। सेंटर रेखा पर क्या स्थापित करेंगे? ब्रश स्थापित किए जाएंगे। और कॉइल लीड को ऐसे कम्यूटेटर से कनेक्ट किया जाता है जो एक बैक की पैरेलल रेखा पर हो। अब जो कॉइल की लीड को ऐसे कम्यूटेटर पर स्थापित किया जाता है सेगमेंट से जो कि एक कॉइल पैरेलल की यानी कि बैक, एक बैक कॉइल की मध्य रेखा पर स्थित हो। तो ये बैक कॉइल की ये मध्य रेखा देखो बीच का सेगमेंट है बस। लेकिन बात करें सिमेट्रिकल में, पोल की मध्य रेखा के साथ ही ब्रश स्थापित किया जाएगा। अब मानो 4 पोल हैं तो 4 ब्रश आएंगे और जो पोल की मध्य रेखा है उसी के साथ आएंगे। हाँ सिमेट्रिकल वाइंडिंग तंजील सिमेट्रिकल, तो पोल की मध्य रेखा के साथ ही काम करेंगे। जैसे पोल की जो मिडिल लाइन है उसके पास ही ब्रश स्थापित कर देंगे, तो जितने पोल हैं उतने ही आपके पास क्या स्थापित हो जाएंगे? ब्रश स्थापित हो जाएंगे। ये हो गया सिमेट्रिकल वाइंडिंग। जबकि असिमेट्रिकल वाइंडिंग में हम लोग लिखना चाहें तो इसके अंदर कार्बन ब्रश को पोल की मध्य रेखा पर स्थापित नहीं किया जाता। अब देखो इसको क्या करना है, बस सिमेट्रिकल को असिमेट्रिकल बना देंगे। भाई जो सिमेट्रिकल बनाया है उसको असिमेट्रिकल बना दो। और डायग्राम आप किस तरह से बनाएंगे देखें, डायग्राम भी आपको दिखा देता हूं। इधर इस तरह बना लेते हैं डायग्राम। ये इस तरीके से बन जाएगा डायग्राम। अब देखो पोल तो मेरा यहां पर है, नॉर्थ साउथ और साउथ, ठीक है, लेकिन ब्रश कहां पे स्थापित किए जाएंगे? अब ये इस तरीके से आएगा नीचे उतर के। तो क्या बताओ, ये पोल का तो ये रहा सेंटर और ब्रश आएगा यहाँ पे। तो क्या ब्रश की स्थिति सही है? क्या ब्रश की स्थिति सही है? क्योंकि देखो यहाँ पे तो ब्रश आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ ब्रश आ रहा है मेरा यहाँ। तो ब्रश क्या पोल के बीच में? तो सिमेट्रिकल में ब्रश पोल के मध्य में स्थित होता है, जबकि असिमेट्रिकल में ब्रश पोल के मध्य में स्थित ना होकर साइड वाले हिस्से में स्थित होता है। क्या सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल आप दोनों को डायग्राम क्लियर है? और एक एक चीज क्लियर है क्या? सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल के बारे में आपको एक एक चीज क्लियर है? फटाफट बताना, ये चीज मुझे जल्दी से जल्दी बनाना। अब मैं अपना वाइंडिंग का स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अब मैं वाइंडिंग स्टार्ट करूंगा। ये चीज क्लियर है? वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं फिर अपनी। ठीक है चलो अब वाइंडिंग का क्वेश्चन करेंगे। देखो जो क्वेश्चन है ना वो मैं ये वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिख के। क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ डाल देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बोल के बताऊंगा, बाकी लास्ट में डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन को डाल दिया जाएगा। क्योंकि अभी पहले तो हमें कैलकुलेशन करनी है कि कैलकुलेशन किस हिसाब से करेंगे। चलो अब देखो एक क्वेश्चन हमारे पास में, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक 6 स्लॉट और 6 कम्यूटेटर सेगमेंट, 6 स्लॉट है तो उसके साथ में 6 कम्यूटेटर सेगमेंट है, 2 पोल वाली सिंप्लेक्स। देखो सिंप्लेक्स है यानी कि मल्टीप्लाई सिर्फ होगा 1 से। सिंप्लेक्स लैप वाउंड, लैप यानी कि जितने आर्मेचर में पोल हैं उतने ही पैरेलल पाथ होंगे। और यानी कि 4 पोल हैं तो पैरेलल, 2 पोल हैं तो पैरेलल पाथ 2। सिंप्लेक्स है तो भाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि पैरेलल पाथ भी 2 हो गए और आर्मेचर में पोल्स भी 2 हैं। और मोटर की प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, अब आपने को कैसे वाइंडिंग बनानी है? प्रोग्रेसिव यानी कि आगे बढ़ती हुई और एक दूसरे पर ओवरलैप ना करती हुई, इस तरह की वाइंडिंग बनानी है। ठीक है चलो बनाएंगे, थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं पहले। हो सकता है 5-7 मिनट थोड़ी क्लास बढ़ जाए, ठीक है, किसी को कोई समस्या तो होगी नहीं 5-7 मिनट में। चलो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कॉइल की संख्या कितनी है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूं है ना, एडजस्ट कर लेना। कॉइल कितनी है टोटल? 6 कॉइल दी। कितनी कॉइल दी हमारे को? 6 कॉइल दी। साथ ही साथ कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर भी हमें कितने दिए गए? 6 कम्यूटेटर दिए गए हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट कितने हैं? 6 हैं, ठीक है।
अब कम्यूटेटर 6 हैं, लेकिन अब देखो चालक कितने होंगे, देखो 6 कॉइल हैं, एक कॉइल में 2 चालक होते हैं। भाई एक कॉइल में चालक कितने होंगे, 2 होंगे ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक कॉइल में 2 चालक स्थापित किए जाते हैं। एक कॉइल किससे बनती है, 2 कंडक्टर से मिलकर एक कॉइल बनती है। तो मैं चालक कितने कहूंगा, चालक हो गए मेरे 6 × 2 बराबर 12, 6 × 2 12 मेरे टोटल चालक हो गए। अब यहां से हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, जिसमें सबसे पहले अपन निकालेंगे पोल पिच का मान। पोल पिच यानी कि YP। तो मैंने आपको पोल पिच के 2 फॉर्मूले बनाए थे, एक तो स्लॉट के माध्यम से, एक चालक के माध्यम से। पहले मैं स्लॉट के माध्यम से निकाल लेता हूं। स्लॉट कितने हैं मेरे पास में, 6 स्लॉट है भाई, 6 स्लॉट दे रखे थे ना स्टार्टिंग में। ये कॉइल नहीं, ये स्लॉट है, ठीक है। ये कॉइल और 6 स्लॉट ही है, ठीक है। स्लॉट की संख्या 6, तो 6 आ गया। अब स्लॉट बटे पोल, स्लॉट की संख्या, पोल पिच का मान क्या होता है, 12 क्लॉक, हाँ 12 चालक। अच्छा पोल पिच का फॉर्मूला क्या था स्लॉट के लिए, स्लॉट बटे पोल। तो स्लॉट का मान तो देखो 6 है, पोल का मान 2, तो यहां से आ गया 3। ये स्लॉट वाले हैं, ये स्लॉट के माध्यम से आए तो लिख लेते हैं 3 स्लॉट पर पोल। अब चालक वाला निकालेंगे, तो चालक कितने, 12, 12 बटे 2 आ गया 6, 12 बटे 2 कितना आ गया आपका, 6 चालक। चलिए ये चीज भी क्लियर है। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, पोल पिच निकालिए पर प्लॉट स्लॉट की संख्या, यानी कि एक स्लॉट में कितने चालक आएंगे, पर स्लॉट चालकों की संख्या। अब देखो 6 स्लॉट है, लेकिन चालक कितने हैं, 12। स्लॉट कितने हैं, 6, चालक कितने हैं, 12। तो पर स्लॉट चालक लिख लेते हैं, पर स्लॉट चालक, यानी कि एक स्लॉट में चालक कितने आएंगे। तो देखो स्लॉट है 12, चालक हैं कितने, 6। तो पर स्लॉट देखो, सॉरी चालक है 12, स्लॉट है 6, तो एक स्लॉट के अंदर कम से कम कितने चालक मुझे लगाने पड़ेंगे, कम से कम 2 चालक एक स्लॉट के अंदर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 चालक प्रति स्लॉट मेरा आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, अभी भी पूछ लो, यहां तक किसी को कोई डाउट है। तो 2 स्लॉट प्रति चालक में आ गए। अब यानी कि एक स्लॉट के अंदर कितने चालक हो गए, 2, यानी कि मैं इसे डबल लेयर वाइंडिंग कहूंगा। डबल लेयर वाइंडिंग क्यों, क्योंकि 2 चालक एक स्लॉट के अंदर स्थापित होने वाले हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, बैक पिच और फ्रंट पिच का मान निकालना है, क्योंकि उन्हीं के अनुसार वाइंडिंग होगी। तो सबसे पहले बैक पिच का मान निकाला जाता है, ध्यान रखना, सबसे पहले बैक पिच निकालोगे। बैक पिच का फॉर्मूला क्या है, Z बटे P प्लस A, Z बटे P प्लस A। क्यों, क्योंकि Z बटे P पढ़ेंगे तो एक सम संख्या आ जाएगी, लेकिन हमेशा आंसर विषम संख्या में आना चाहिए। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि YB और YF यानी कि फ्रंट पिच और बैक पिच का मान हमेशा एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो देखिए Z कितने हैं, यानी कि स्लॉट कितने हैं, 6, सॉरी स्लॉट के चालक कितने हो गए, 12, 12 बटे 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, 7 हो गया। बैक पिच, फ्रंट पिच का मान निकालेंगे, तो फ्रंट पिच का मान देखो आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका क्या है, आपने फॉर्मूला एक पढ़ा था क्या, YB माइनस YF बराबर 2, क्या ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो बस अगर ये फॉर्मूला याद है कि YB माइनस YF बराबर 2 होता है, तो देखिए यहां आ जाइए, दो होता है, तो YB की वैल्यू मुझे 7 है, YB की वैल्यू 7 माइनस YF बराबर 2, तो ये वहां चला जाएगा, ये यहां जाएगा, तो YF का मान कितना आ गया, 5, और बैक पिच का मान आया है 7। तो फ्रंट पिच और बैक पिच का मान 7 और 5 आ चुका है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी कमेंट करके पूछ सकता है या बता सकता है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो अभी बता सकता है। हाँ, बैक पिच का मान 7 और फ्रंट पिच का मान 5 आ चुका है। अब हमें टेबल बनानी पड़ेगी। अब क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। सबसे पहले चालक की संख्या आएगा, फिर हम स्लॉट की संख्या भी देख रहे हैं। चालक की संख्या और उसके बाद स्लॉट्स की संख्या।
बस हम लोगों की काम का इतना ही है, तो हम इतना ही देखेंगे। और ये सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 6 ही तो स्लॉट हैं। कितने स्लॉट है मेरे पास में, 6 हैं, 6 स्लॉट 6 कॉइल हैं। तो अब यहाँ पे एक एक करके क्लियर देखोगे, सभी लोग अपनी एक बार अटेंडेंस लगा दोगे, और जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा था वो लाइक वाले बटन पे फटाफट से क्लियर कर देगा। चलो पंकज, लखन और पवन, तंजिल, और कौन कौन प्रेजेंट है अभी तक, विष्णु जी, समीर कहाँ है, साहिल कहाँ है, मोहम्मद इसरफिल, रेणुका जी, पायल जी। चलिए तो अब देखते हैं टेबल किस तरह से बनाई जाएगी। और टेबल बनाने के लिए आपको फ्रंट पिच और बैक पिच का मान आना चाहिए। तो आप कोई भी एक चीज पकड़ लो, या तो फ्रंट पिच पकड़ोगे या बैक पिच पकड़ोगे। मैं पकड़ लेता हूं अभी बैक पिच। आप देखिए, ओके, तो देखो फ्रंट पिच और बैक पिच। अब बैक पिच पकड़ रहे हैं तो पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे, और फ्रंट पिच दूसरे नंबर से स्टार्ट होगा। तो अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट पिच ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी बैक पिच कर रहा हूँ, सॉरी बैक पिच। तो देखिए बैक पिच का मान कितना है, 7 है, 7 है ना। तो अब स्टार्ट करो, देखो पहले नंबर पे, सॉरी ऐसे कंडक्टर मेरा पहले से एंटर करेगा। अब पहले के बाद कितने का अंतर है, 7 का अंतर लाना है। कॉइल स्पान का मान 7 आया है, तो 1 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 1 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया, हो गया 8, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे तो आ जाएगा बैक पिच, फ्रंट पिच, तो तीसरे नंबर पे आएंगे। तीसरे नंबर में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, सॉरी 7 जोड़ेंगे तो 11, सॉरी 10, ठीक है। इसके बाद 5, 5 में अगेन 7 जोड़ो तो हो गया 12, ठीक है। अब ये स्लॉट के अकॉर्डिंग चल रहा है जो कंडक्टर हैं, ठीक है, ये चालक चल रहे हैं। अब चालक हैं कितने, 12 ही हैं। अब देखो 5 के बाद आएगा 7, अब 7 के बाद 7 जोड़ोगे तो 14 हुआ, लेकिन 12 तक ही, तो 12 के बाद दोबारा 1 से गिनती स्टार्ट करो, तो 1 2, तो ये हो गया 7, तो यहां आ जाएगा 2। फिर 9 आएगा, तो 9 का मान कहां तक आएगा, बोर्ड पे तो क्लियर दिख रहा है ना, ये सारा कुछ छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा। एक से 8 हो गया, 3 से 10 हो जाएगा, उसके बाद आएगा 5 से 12, 7 से 2, फिर आ गया 9। अब 9 में अगेन 7 ऐड करो तो 9 और 3 तो 12 हो ही गए। अब 12 के बाद 5 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 में। 9 के बाद ये किस पे आ जाएगा, सॉरी 9 के बाद में आएगा 4 पे, और 11, तो 11 के बाद अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 6 के ऊपर। अब ये आएगा किस तरीके से बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये किस तरीके से आएगा कैसे आएगा बताऊंगा। लेकिन देखो ये तो चालक हो गए, अब स्लॉट भी तो है भाई, स्लॉट तो 6 ही है, और स्लॉट के बीच का अंतर मैंने कैसे निकाला था, पोल पिच का मान 3, सॉरी पोल पिच का मान 3 निकाला था हमने, ठीक है। मैं यहां मत पढ़ना सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ कल यहाँ नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल, अभी क्या दिखाई नहीं दे रहा मुझे बताओ, देखो कल यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो देखो अब 1 है, 1 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 4, फिर 3 आएगा, ठीक है। 1 के बाद दूसरा स्लॉट, दूसरा स्लॉट आ गया, तो दूसरे स्लॉट में कितना, 3 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। इसी तरह से 3 में जोड़ेंगे तो 6, 4 में जोड़ेंगे तो देखो स्लॉट 6 ही है, तो 4 में 3 और जोड़ा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 7 7 तो है नहीं, 7वें का मतलब पहला। 5 में जोड़ेंगे तो 2, और 6 में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इस वाइंडिंग को मेरे को डेवलप करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये टेबल तो अगर आपको ये फॉर्मूले बताए तो ये टेबल तो बहुत बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन अब हमें मेन चीज बनानी है जो कि वाइंडिंग है। हाँ कल से नहीं पढ़ाएंगे, देखो आज थोड़ी दिक्कत हो गई, फिर मैं क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, क्लास लेना जरूरी था। जब तक ये बाइंडिंग पूरी नहीं हो जाती कोई जाएगा नहीं क्लास छोड़ के।
तो ये देखो, ये मैंने सबसे पहले क्या बना दिए, 6 स्लॉट बना दिए। तो इन स्लॉट में ना मैं नंबर ही कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन 6 स्लॉटों पे मैंने 6 नंबर डाल दिए, हो गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसके अंदर प्रत्येक स्लॉट के अंदर 2-2 वाइंडिंग्स आएगी। प्रत्येक स्लॉट के अंदर कितनी वाइंडिंग आएगी, 2 वाइंडिंग आएगी। तो देखो ये पहला स्लॉट है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये तो 5 हुए, तो अपने को 6 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। तो 6 स्लॉट के लिए 7 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 7 हो गई है। अब यहाँ पे 2 वायर आएंगे, तो सबसे पहले स्लॉट के अंदर आएगा पहला वायर। ठीक है, सबसे पहले पहला वायर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये पहले से एंटर होके कहां जा रहा है, 8वें नंबर पे। पहले से एंटर होके कहां जाता है, 8वें नंबर पे। तो ये पहले के अंदर आया। अब 8वां वायर कहां पे आएगा ये देखना है। तो देखो हर एक जगह पे 2 आ रहे हैं। तो देखो यहां पे क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो पहले से एंटर होके 8वां नंबर यानी कि पीछे की तरफ बनेगा। तो ये देखो 8वां नंबर। तो और इसको इस तरीके से जोड़ दीजिए। तो ये 1 से लेके 8 हो गए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर से निकलेगा। अगेन तीसरे नंबर से निकला। अब तीसरे नंबर से जा कहां रहा है, 10वें नंबर पे। तो ये रहा 10वें नंबर का। तीसरे नंबर से 10वें नंबर पर गया। अब 5वें नंबर से निकलेगा। 5वें नंबर से कहां जा रहा है, सीधे देखो 12वें नंबर पे। तो ये लास्ट वाला। तीसरे से 12वें पे आ गया। अच्छा, अब दूसरी चौक इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक ये बनाए थे, अब दूसरी चौक। 3 स्लॉट इस चौक से बना दिए, तीसरे बाकी दूसरे नंबर से बनाएंगे। ये देखो यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं डार्क कर देता हूं और इसे। अभी तो दिख रहा है ना, डार्क कर दिया मैंने। ये स्लॉट वाला भी डार्क कर देता हूं। स्लॉट भी दिख रहा है ना अब तो। ठीक है, सबको विजिबल है। चलो अब देखो ये हो गया यहां तक। अब तीसरे के बाद मैंने चौक बदलनी थी मुझे। तीसरे के बाद 5वां नंबर से 12वें पे आ गया। अब 7वें नंबर से दूसरे नंबर पे। तो देखो ये 7वें नंबर पे आया। अब 7वें से दूसरे पे जाएगा। तो क्या ये सर दिख रहे हैं, हाँ भाई सही कह रहे। तो ये देखो 7वें से दूसरे पे क्या यहाँ जा सकता है क्या बैग। तो ये देखो इसे बाहर की तरफ निकालो और यहाँ इसे लिख दो 2 नंबर। 7वें से नीचे निकालो, 2 नंबर लिख दो। और ये भी यहां से कहां जाएगा, 2 नंबर पे ही जाएगा ना भाई। ऊपर से भी 2 नंबर पे जाएगा और नीचे से भी 2 नंबर पे जाएगा। तो इसे इस तरीके से लो और ये आगे 2 नंबर में ऐड होगा। तो यहां पे भी लिख दो 2 नंबर, यहां पे भी लिख देंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे लिखा। अब देखिए अगला, अभी 2 नंबर में एंटर भी करना चाहिए। तो देखो अब अगेन बनाओ। 2 नंबर कहां है, ये रहा। तो ये 2 नंबर में आ रहा है, देखो यहां से। तो ये 2 नंबर में, लेकिन आया कहां से 2 नंबर में, आप ये देखो सबसे बड़ी चीज कि 2 नंबर में आएगा कहां से। तो 7 नंबर से आया है। तो ये लिख दोगे 7 नंबर और सेम चीज यहां पे लिख दोगे 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर से हो गया। अब 7 के बाद 9 से 4 पे। तो देखो 9 पे आओ, बाहर निकालो, ये 4 पे गया और यहां से भी 4 पे गया। अब 4 नंबर कहां है, ये रहा 4 नंबर। तो यहां से 4 नंबर और यहां से भी 4 नंबर लिख दो। फिर आता है आपका 6 से 11। तो छठे नंबर पे आइए और इसे छठे नंबर से बाहर ले जाइए 11वें नंबर पे। 11वें पे बाहर ले गए और सेम चीज यहां से करके इसे भी 11 नंबर पे बाहर ले जाओ। और 11 नंबर कहां है, अच्छा सॉरी 6 पे कैसे आ गए अपन, 6 पे गलत आ गए, अपन को 11 से लेना था। इसको मिटा देते हैं। ये देखो ये थोड़ा है ना, जल्दबाजी करते हैं तो थोड़ी सी गलती हो जाती है। 6 से नहीं, अपने को 9 से लेना था। अभी आपको 9 से ले लिया, अब 11 से आएगा। तो 11 से 6 पे और यहाँ पे भी 11 से 6 पे और 6 पे डालेंगे। तो 6 पे आ गया 11 से और ये 6 पे आया 11 से। तो ये हो गया हमारा डायग्राम क्लियर वाइंडिंग का। अब बताओ किस किस को समझ आया। आप देखो डायग्राम मैंने इसीलिए मैं वाइंडिंग नहीं समझाता क्योंकि सब बक जाते हो। वाइंडिंग में क्या है, ये टेबल भी बनी होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, तभी डायग्राम समझ आता है। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें थोड़ा सा कंजेस्टेड बनाए और मुझे पता था कि जब ये बनाऊंगा तब आप लोग भगोगे। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मजा आया वाइंडिंग में।
भाई वाइंडिंग पढ़ने में और वाइंडिंग को बनाने में मजा आया कि नहीं आया? आया कुछ चीज समझ की कैसे वाइंडिंग करी जाती है और कैसे बनाई जाती है? संगीता मालव जी, सर संगीता जी लेट आए आप थोड़ा। तो आज की क्लास कैसी लगी, समझ आया नहीं आया? अभी तो ये सिर्फ तीसरी क्लास है और अभी तो काफ़ी कुछ बाकी है चैप्टर के अंदर, ठीक है। अभी तो ये जो हमारा चैप्टर है ना एसी और डीसी वाइंडिंग वाला काफ़ी बड़ा है, तो अभी तो इसके अंदर आप मान के चलो कि 2 दिन और लग जाएंगे, ठीक है। देख लेंगे हैं कि 2 दिन तो इस चैप्टर के अंदर अपने को कम से कम लगेंगे। 2 दिन में मैं कह रहा हूँ कम से कम, अगर अपन थोड़ा सा स्पीड लेंगे तब लगेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। बट कोई बात नहीं है, आप लोग ऐसे डेली आते रहो। और जो जो नए बच्चे आज क्लास में आए हैं प्रेजेंट है क्या? जो जो सिर्फ पहली बार क्लास में जुड़ा है वो क्लास में प्रेजेंट है क्या? अभी बताओ मुझे कमेंट करके, जो पहली बार क्लास में जुड़ा है आज ही। तो आप लोग प्रीवियस क्लास भी जरूर देखें इस चैप्टर की, और बाकी के चैप्टर भी जो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आप जरूर विजिट करें। कल डेली 10 बजे लाइव क्लास होगी, ठीक है। कल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो आप लोग जरूर जुड़ें क्लास में। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। सभी लोग आए क्लास में, जो जो आ चुका है। अगर लाइव नहीं कराओ तो अभी भी क्लास को लाइव करके जाना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। बता दिया था ना आज की कितनी फीस लगती है हमारी क्लास की। जो फीस है आपको पे करनी है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं सेम टाइम पे कल अपनी नेक्स्ट क्लास में।